क्या कभी सोचा है कि दुनिया का पहला उपन्यास किसने सुनाया होगा? किसी लेखक ने? किसी राजा ने? नहीं, बल्कि एक तोते ने। आज हम एक ऐसी ही अनोखी कहानी में उतरने वाले हैं। एक महागाथा जो प्रेम, श्राप और कई जन्मों तक चलती है। और ये सब हमें बताता है एक विद्वान तोता। चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है ना? एक तोता जिसकी आवाज को हम ज्यादा से ज्यादा कुछ शब्द दोहराने या टेंटे करने तक ही सीमित समझते हैं, वो भला प्यार, धोखे और जन्मों जन्मों की एक इतनी गहरी, इतनी उलझी हुई कहानी कैसे सुना सकता है? इसी सवाल का जवाब हमें इस अनोखी दास्तां की गहराइयों में ले जाएगा। तो कहानी हमें ले चलती है राजा शूद्र के भव्य दरबार में। माहौल एकदम शाही है और तभी एक बेहद खूबसूरत चांडाल कन्या सोने के पिंजरे में एक तोता लिए हाजिर होती है। पहली नजर में शायद किसी को कुछ खास ना लगे, लेकिन ये कोई मामूली तोता नहीं था और ये बात बहुत जल्द ही सबको पता चलने वाली थी। जरा सोचिए, चांडाल कन्या उस तोते का परिचय कैसे कराती है? वो ये नहीं कहती कि ये बोलता है, वो कहती है कि ये तो शास्त्रों का ज्ञाता है, राजनीति में माहिर है, कला का ऐसा पारखी है कि बड़े बड़े विद्वान भी शर्मा जाएं। बस यहीं से ये साफ हो जाता है कि ये पंछी कोई आम पंछी नहीं, बल्कि असाधारण है। और पता है ये तोता कौन सी कहानी सुनाने वाला है? वो कहानी जिसे आज दुनिया का पहला नॉवल, पहला उपन्यास माना जाता है, कादंबरी। और मजे की बात यह है कि ये कहानी असल में खुद उसी तोते की है, उसके अपने पिछले जन्मों की कहानी। लेकिन उस तोते की कहानी में पूरी तरह डूबने से पहले हमें उस जीनियस को जानना होगा जिसके दिमाग की उपज थी ये कहानी। हम बात कर रहे हैं 7वीं सदी के महान लेखक बाणभट्ट की। एक ऐसे लेखक जिनके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई कि वो अपना ये शाहकार पूरा ही नहीं कर पाए। बाणभट्ट की काबिलियत जानते हैं क्या थी? वो एक राई को पहाड़ बना सकते थे, मतलब कि एक छोटी सी कहानी को एक विशाल महाकाव्य में बदल सकते थे। उन्होंने गुणाढ्य की बृहद कथा से बस एक छोटा सा किस्सा उठाया और उसी एक धागे से कादंबरी का इतना बड़ा, इतना शानदार तंबू बुन डाला। उनके लिखने की कला ही ऐसी थी कि एक छोटी सी बात भी भव्य बन जाती थी। लेकिन यही कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। बाणभट्ट ने एक ऐसा महाकाव्य शुरू कर दिया जो शायद उनकी अपनी जिंदगी से भी बड़ा साबित हुआ, और वो इसे पूरा नहीं कर पाए। उनके निधन के साथ ही ये डर पैदा हो गया कि ये महान रचना हमेशा के लिए अधूरी ही रह जाएगी। तो अब सवाल ये था कि एक अधूरी मास्टरपीस को पूरा कौन करेगा? इसका फैसला भी खुद बाणभट्ट ने ही किया। अपनी मृत्यु शैया पर लेटे लेटे उन्होंने अपने साहित्यिक वारिस को चुनने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका निकाला। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। बात सिर्फ कहानी को खत्म करने की नहीं थी, बात थी उसे उसी अंदाज, उसी आत्मा के साथ पूरा करने की जिसमें बाणभट्ट ने उसे लिखा था। इसीलिए उन्होंने अपने दोनों काबिल बेटों की एक परीक्षा लेने का फैसला किया। परीक्षा बड़ी सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी थी। उनके आंगन में एक सूखा पेड़ खड़ा था, शायद खुद बाणभट्ट की घटती जिंदगी का प्रतीक। उन्होंने अपने दोनों बेटों से बस इतना कहा कि उस सूखे पेड़ के बारे में कुछ कहो, उसका वर्णन करो। बड़ा बेटा आगे आया और उसका जवाब एकदम सीधा और सपाट था। उसने कहा, शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे, मतलब सामने एक सूखा पेड़ खड़ा है। बात तो सच थी, पर इसमें कोई कला नहीं थी, कोई एहसास नहीं था, बस एक फैक्ट था। लेकिन फिर छोटे बेटे की बारी आई। उसका जवाब कुछ और ही था। नीरसतरुहरिह विलसति पुरतः, यानी यहां एक रसहीन वृक्ष शोभायमान है। देखा आपने, बात वही है, पर अंदाज कितना अलग है। इसमें एक दर्द है, एक कवि की नज़र है। ये सिर्फ एक सूखा पेड़ नहीं है, बल्कि एक उदास नज़ारा है। और बस इसी एक जवाब ने सब कुछ तय कर दिया। बाणभट्ट समझ गए कि उनका वारिस कौन है। उन्होंने अपने छोटे बेटे भूषण भट्ट को चुना। क्यों? क्योंकि उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि कहानी की आत्मा को समझता है। बाणभट्ट ने उसे उपन्यास का बचा हुआ हिस्सा सौंपा और भूषण भट्ट ने उसे पूरा करके ये साबित कर दिया कि वो वाकई एक महान पिता का योग्य पुत्र है। चलिए अब वापस कहानी के इस रहस्यमयी तोते पर आते हैं। आखिर वो इतना ज्ञानी था कैसे, और उसकी अपनी कहानी क्या थी? यहीं से इस महाकाव्य की असली परतें खुलना शुरू होती हैं। यहां एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, जातिस्मर। जातिस्मर का मतलब होता है वो जिसे अपने पिछले जन्मों की सारी बातें याद हों। तो हुआ ये कि जब उस तोते को एक आश्रम में लाया गया तो वहां के जो मुख्य ऋषि थे, जाबाली,
उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली तोता नहीं बल्कि एक जातिस्मर आत्मा है। तो इस तोते की यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं थी। वो अपने घोंसले से गिर गया, उसे एक ऋषि पुत्र ने बचाया और आश्रम ले आया। वहां ऋषि जावली ने उसे उसकी ही कहानी सुनाई, और जैसे ही तोते ने अपनी कहानी सुनी, उसे अपने पिछले जन्मों का सब कुछ एक एक बात याद आ गई, मानो उसकी सोई हुई यादें जाग उठीं। दरअसल ये एक ही आत्मा थी जिसने 3 अलग-अलग जीवन जिए। अपने पहले जन्म में वो पुंडरीक नाम का एक प्रेमी था, जिसे एक गलतफहमी की वजह से उसकी प्रेमिका ने ही तोता बनने का श्राप दे दिया। दूसरे जन्म में वो वैशंपायन बना, जो राजकुमार चंद्रापीड़ का सबसे करीबी दोस्त था। और आखिर में वो उसी तोते के रूप में जन्मा जिसे अपने पिछले दोनों जन्मों का सारा ज्ञान और सारी यादें हासिल थी। अब कहानी के सारे धागे आकर राजा शूद्रक के दरबार में एक साथ जुड़ते हैं, और यहीं पर होता है अंतिम और सबसे चौंकाने वाला खुलासा। तो जिस महाकाव्य कादंबरी को वो तोता इतनी विस्तार से सुना रहा है, वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी ही आत्मकथा है। वो अपने ही पिछले जन्मों की दुख भरी और रोमांटिक दास्तान सुना रहा है। और फिर एक एक करके सारे राज खुलते हैं। वो तोता असल में वैशंपायन की ही आत्मा है। जिस राजा शूद्रक को वो ये कहानी सुना रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म का जिगरी दोस्त राजकुमार चंद्रापीड़ ही है। और वो चांडाल कन्या जो उसे दरबार में लाई थी, वो तो खुद देवी लक्ष्मी है, जो इन बिछड़े हुए दोस्तों और प्रेमियों को मिलाने के लिए आई हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल उठता है। आखिर बाणभट्ट ने कहानी सुनाने के लिए एक तोते को ही क्यों चुना, खासकर तब जब ये माना जाता है कि एक श्राप की वजह से तोतों की आवाज अस्फुट यानी कि साफ नहीं होती, अस्पष्ट होती है। इसका जवाब शुकवाणी या तोते की बोली के कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये एक कला है, उन सच्चाइयों को घुमा फिरा कर कहने की जिन्हें सीधे सीधे कहना खतरनाक हो सकता है। शायद बाणभट्ट ने अपने समय के आलोचकों से बचने के लिए कहानी को एक तोते के मुंह से कहलवाया। जो समझदार हैं वो इसका असली मतलब समझ जाएंगे, और बाकी लोगों के लिए ये सिर्फ एक तोते की टेंटें बनकर रह जाएगी। और ये कहानी हमें आज भी एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से मौके आते हैं जब सच इतना कड़वा या इतना खतरनाक होता है कि उसे सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता। कादंबरी सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी सच कहने के लिए भी कला की जरूरत पड़ती है।